सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को मैंने पूरा पढ़ा दिया है और नोट्स के माध्यम से प्रेजेंटेशन बना करके इस तरीके से आपको मैंने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया है। इसी तरीके से आपको सभी विषय जो हैं वो आधा यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे इस फॉर्मेट में, और कंप्लीट अगर आपको पूरा पढ़ना है तो उसके लिए ऐप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप का नाम है स्थित एकेडमी। वहां पे आपको चैप्टर वाइज पढ़ने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और साथ ही साथ वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स पूरा मिल जाएगा सिलेबस का। उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं और राजन पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको कम से कम 5 से 7 वर्षों के। तो इस तरीके से आपको पूरी जो तैयारी है कम समय में बिना किसी प्रचार के आप ऐप पे कर पाओगे। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऐप का नाम है स्थित एकेडमी। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है आपके कोर्स से रिलेटेड, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से क्या चीजें होंगी, कोई भी डाउट आता है तो नीचे यहाँ पे नंबर आपको शो रहा होगा, वहां से आप जा करके आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को, और या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण का। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी प्रश्न दिए होते हैं, देखिए पहले बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में जैसे प्रश्न दिए गए हैं वैसे ही यहाँ पे पहला प्रश्न आपका यही है, और इसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न सारे वही हैं, नंबरिंग वही है। तो आप बस यहाँ पे अच्छे से आप देख पाओगे, अच्छे से सोल्यूशन को देख पाओगे, खुद सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम पूरा डिस्कस करते चलेंगे। जहां कोई कमी है उसको मैं सुधारूंगा और आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, आपने क्लासेस ली हो ना ली हो, आपको पूरा समझ में आएगा। कम समय में बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, खुद से प्रश्नों को सॉल्व करिए। कितना आपने पढ़ा है ये भी आप चेक कर सकते हैं, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको पवन सीरीज भी पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो दोनों ही राजन और पवन सीरीज दोनों ही पूरा आप सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाइएगा पेपर में। इतने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास अभी समय है, देखिए आपके पास समय है तो ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप पढ़ाई करिए। उससे बेहतर कुछ नहीं है। आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छा जो है 95% तक स्कोर कर पाओगे। अब चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों को। अब देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, समीकरण 3x = 4.5 और 4x धन y बराबर 14 के हल में y का मान है। अब यहाँ पे एक समीकरण देखिए दिया है, ये x है, 3x बराबर 4.5, 3x बराबर दिया है 4.5। तो यहाँ देखिए 3 गुणे x है और 3 को बराबर के उधर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चर को एक तरफ रखते हैं और जो है कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो x का मान निकालिए तो हो जाएगा 4.5 और 3 उधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे में। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 3 एकम 3, एक बचा और दशमलव लगाएंगे तो 15 हो जाएगा 5 बार, 1.5 ये मान आ जाएगा x का। अब इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण है 4x + y बराबर 14 की, बराबर कितने हैं? 14 के। अब 4x का मान कितना है? 1.5, यानी कि 4 गुणे 1.5 धन y बराबर 14, और ये कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 6.0 यानी कि 6, और धन y बराबर 14, और y का मान कितना आ जाएगा? 14 - 6, 6 उधर जाएगा माइनस होगा, यानी कि ये मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा। ऑप्शन डी में देखिए 8 दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका x का मान 1.5 रहेगा यहां से, तो ये हो जाएगा 6 और y का मान 8, 6 और 8 14, दोनों पक्ष बराबर।
तो इस तरीके से जो भी y का मान आएगा वो यहाँ पे आप रख करके देख सकते हैं। y और x दोनों का मान अगर आप रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड की RHS, LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से ये निकाल लोगे मान आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है 0.000081 का घनमूल है, इसमें से कौन घनमूल है इसका। अब देखिए घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, यहाँ पे करनी की घात 3 और 0.000081 ये हो गया, इसी का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे में क्या है 1 है, बटे में 1 है। अब ऊपर नीचे आप इसका दशमलव हम हटाने का प्रयास करते हैं तो देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा है, 6 अंक पे। तो ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम 10 के आगे 6 शून्य यानी कि 10 लाख से आप गुणा कर सकते हैं। तो गुणा कर देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 81 और यहाँ नीचे बटे में आ जाएगा 10 के घाते 6, 10 के घाते 6 यानी कि 10 के आगे 6 शून्य से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया तो दशमलव जो है वो यहां आ गया, दशमलव हट गया और ये जो है 10 के घाते 6 हो गया। अब देखिए ये आपको पता है कि जो भी करनी की घात होती है वह अलग अलग लिखी जा सकती है, तो इसको 81 लिख दीजिए। इसको देखिए क्यूब रूट ऑफ 10 के घाते 6। अब करनी का इसका मान कितना होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के घात में 1/3, ठीक है। तो 10 के घाते 6 है और उसके घाते कितना है 1/3, 1/3। अब घातों का आपस में गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात यानी कि 6 गुणे 1/3 हो जाएगा और 3 से 6 को काटिए 2 यानी 10 के घाते 2। इसका जो मान आ जाएगा नीचे उसका मान आ जाएगा 10 के घाते 2 यानी कि 100। और यहां पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 81, 81 का क्यूब रूट नहीं आता है, क्यूब रूट जो आता है हमारा वह आता है, देखिए 81 जो होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 का 4 बार गुणा हो जाता है। 81 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। और देखिए 3 जो है 3 का 3 बार जोड़ा बन रहा है तो एक 3 जो है बाहर आ जाएगा, 3 क्यूब रूट ऑफ 3/100 यही मान आ जाएगा, यही इसका घनमूल आ जाएगा, ठीक है। इस दशमलव का जो घनमूल आएगा वह इतना आएगा, ठीक। 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3/100। अब देखिए इससे आगे सॉल्व नहीं होगा और ये मान जो है कहीं दिया नहीं है, ठीक है, कहीं पे दिया नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 3 है 12 13 14 14 10 12 14 18 14 20 12 13 में बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है, कोई भी आंकड़ा दिया है उसमें एक संख्या, ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आई हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, आप देखिए कौन सी संख्या 12 12 जो है 12 जो है 3 बार आपको दिख रहा है, 12 जो है वो आपको 3 जगह दिख रहा है और 14 आप देखेंगे तो 14 2 जगह यहां आया है, एक जगह यहां आया है 14 और एक जगह यहां, 14 जो है 4 जगह दिख रहा है, ठीक है। तो 14 जो है 4 बार आया है और 12 जो है 3 बार आया, तो अधिक बार कौन आया है 14। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया रहे तो बहुलक हो जाएगा 14, ऑप्शन सी जो हो जाएगा 14, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित का मान है, इसका मान पूछ रहा है, ब्रैकेट में दिया है √2 + 1/√2 इनटू ब्रैकेट में दिया है √2 - 1/√2। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका लगेगा जो कि होता है, अगर लिखा है कहीं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a - b तो ये हो जाता है a² - b²।
तो अब देखिए a प्लस बी की जगह क्या है, a की जगह है √2 और फिर b के जगह क्या है 1/√2। a की जगह है √2 और b की जगह है 1/√2। ठीक है, तो अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, इतना लिख दिया। अब √2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जहां पे कर्ण की घात कुछ नहीं होती वहां 2 होता है, यानी कि 2 गुणे 1/2 होगा, तो ये कर्णी हट जाएगा। कर्णी की घात भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब ये कितना हो गया 2 माइनस 1/2। अब जो है हर समान कर लीजिए तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हर कितना था 1 था, अब 2 हो गया है तो 2 से गुणा करिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और -1, 4 माइनस 1 यानी कि 3, 3/2। ये आपको उत्तर मिल जाएगा। कितना आ गया हमारा उत्तर 3/2। ऑप्शन सी में दिया गया है 3/2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5 है, sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री का मान है। अब देखिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री है। sin 60 डिग्री कितना होता है, sin धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक, तो ये होता है √3/2। और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है, शुरू में ज्यादा रहता है और बाद में घटता है। ठीक, 1 से 0 जाता है, तो 30 डिग्री का भी मान, cos 30 डिग्री का भी मान कितना होता है √3/2, और माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे √3/2 इंटू √3/2 है, तो रूट का गुणा जब रूट में होता है और घात जो होती है रूट की अगर समान है, अगर कर्णी की घात समान है, तो जो यहाँ पे है इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जो कर्णी में है उनका आपस में गुणा हो जाता है, और ये हर में 2 2 है तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और -1/2। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3/4 माइनस 1/2। अब हर समान करिए, ये हो जाएगा 4, ये हर में कोई अंतर आया नहीं तो 3 लिखा जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए 2 था हर, और ये 4 हो गया, 2 गुना हो गया, तो 1 में 2 से गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, और 3 माइनस 2 1/4। मान कितना आ गया 1/4, जो कि आपके ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, बस आपको साइन कॉस का अलग अलग एंगल पे जो मान होता है वह आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर यह आपको याद नहीं है तो मैंने क्लास लिया है और उसमें मैंने ऐसा ट्रिक बताया कि 5 मिनट में आपके जो क्षयो अनुपात हैं और क्षयो अनुपात के जो अलग अलग कोणों पे मान होते हैं, 0 अंश पे, 30 अंश पे, 45 अंश पे, 60 अंश पे, 90 अंश पे, 5 अंश, जो 5 कोणों पे जो मान होते हैं अलग अलग, वो सारे मैंने बता दिए हैं। 5 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगा, तो क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य। अब प्रथम 10 और विषम संख्याओं का औसत माध्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या हैं। विषम संख्याएं क्या हैं, ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते हैं। और प्रथम बोला है मतलब पहले, स्टार्टिंग के, तो संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं, विषम संख्याएं 1 से। 1 देखिए 2 से नहीं कटता है, फिर 2 से कटता है तो 2 नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से 3 नहीं कटता है, 4 कटता है, फिर 5 नहीं कटता है। तो हम विषम संख्याओं को लिख रहे हैं 1 3 5, इसी तरीके से 7 और फिर 9। अब इसके बाद देखिए 11 13 15 17 19, ये 10 संख्याएं हो गई आपकी, 5 ये 5 ये, ठीक, 10 संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं का औसत माध्य जो है आपको निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यही करते हैं।
तो इनका योग कर लीजिए, ऊपर वाली को जोड़ लीजिए, इनको 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25 और 11, ये आपका हो गया 36, 36 और 13 49, 49 और 15, ये आपका कितना हो जाएगा 49 और 15 64, 64 और 17 कितना हो जाएगा 64 और 17 81, 81 और 19 कितना हो जाएगा 100, 100 ये संख्याओं का योग आ गया। और संख्याओं की संख्या कितनी है 10 संख्या है, 100/10 यानी कि शून्य से शून्य कटा, बचा कितना 10, यानी कि औसत माध्य जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो है आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को आपको पढ़ना है, ध्यान से इसको समझना है, क्या पूछ रहा है वह आपको उत्तर करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है 0 0 1 2 3 4 में बहुलक है। बहुलक मैंने आपको बताया क्या होता है, किसी आंकड़े में कोई एक संख्या जो सबसे अधिक बार आई होती है। अब देखिए 0 जो है वह 2 बार आया है और बाकी जो संख्याएं हैं वह सब एक एक बार आई हैं, एक एक बार आई हैं। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार हमारा 0 आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पे हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, यही 0, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो 0 भी बहुलक हो सकता है, इस एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे हैं आप। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में भी कराया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं बहुलक से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है 2 6 10 4 8 में माध्यिका है। अब माध्यिका क्या होता है, माध्यिका या इसी को क्या बोलते हैं मध्यांक, मध्य का अंक, मध्य का मान नहीं, मध्य मान अलग होता है, मध्य अंक। इसमें क्या आ रहा है मध्य और अंक, मतलब जो अंक हमारे पास हैं उसमें से। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्रम में लगा लेते हैं जितने भी आंकड़े दिए होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं या घटते हुए। हम बढ़ते हुए क्रम में यहां लिख लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 और 10, ये 5 संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें मध्यांक क्या होगा, मध्यांक होगा जो बिल्कुल बीचों बीच संख्या होगी। अब देखिए बीचों बीच आपका क्या है 6 है, 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर। अब यही आप फॉर्मूला लगाते तो भी आपको पता चलता। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, n की वैल्यू है 5, यानी कि जो संख्याओं की संख्या है, जो दी गई संख्याओं की संख्या है वह क्या है 5 है, जो कि ऑड है, विषम है। तो विषम के केस में माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगता है, माध्यिका बराबर हो जाता है n-1 दोवें पद का मान। अब यहां पे देखिए n कितना है, n है 5, 5-1 यानी कि 6/2, यानी कि 3वें पद का मान। 3वां पद कहां देखोगे आप, जहां पे आपने क्रम लगाया, तो पहला दूसरा तीसरा, यही पद जो है 6, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसानी से समझ गए आप। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 9 है 2 की घात 7 का मान कितना होगा। 2 की घात 7 ये होता है रिप्रेजेंटेशन, और इसका मान कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, 128 ऑप्शन ए जो हो जाएगा। 2 के घाते 7 मतलब 2 का 7 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यही आपका मान हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है 4 गुणे करणी की घाते 4 और करणी में है 7 के समतुल्य करणी है। मतलब ये जो करणी है ये इसका मान किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर है, ये आपको ऑप्शंस में देखना। ठीक, अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, उसी से हमको ये मिल सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये लिखा है 4 गुणे करणी की घाते 4 और करणी में 7। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं। अब देखिए 7 के घाते 4 जो करणी है उसका तो मान हम निकाल नहीं सकते यहाँ पे, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को अंदर भेज सकते हैं। इस 4 को अंदर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस 4 का 4 बार गुणा रहा होगा तब ये 4 बाहर आया होगा। ठीक है, तो ये करनी में जाएगा तो ये लिखा जाएगा 4 के घाते 4 और गुणे 7, गुणे 7। ये आपका, इसको आप इतना लिख सकते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है कि बाहर जब 4 जो है गुणे के रूप में है तो अंदर जो जब जाएगा तो 4 के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब करनी में कितना लिखा होता है, करनी में मान लेते हैं 4 सिंपली लिखा है इस तरीके से, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2। इसको हम लोग लिख देते हैं 2। कैसे लिख देते हैं, 4 जो होता है वो करनी में 2 गुणे 2 होता है, तो यहाँ पे करनी की घात 2 होती है, तो 2 बार जब 2 का गुणा होता है तो उसको हम लोग 2 सिंपली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 बाहर लिखा हुआ है और यहाँ पे करनी की घात 4 है, यानी कि 4 का 4 बार गुणा रहा होगा। ठीक, तो ये समझ गए आप। अब करनी की घाते 4 और 4 का 4 बार गुणा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 7। अब ये कर लीजिए, देखिए करनी की घाते 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और यहाँ पे एक 4 छूट रहा है, 64 का गुणा कर लीजिए 4 में तो कितना आ जाएगा, 64 का गुणा 4 में करेंगे तो 64, 6 चौक 24, 240 और 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा, 256, 256 आ गया। अब गुणे 7 कर लीजिए, 7 का गुणा करेंगे, देखिए करनी के घाते 4 और 7 छक 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 पच्चे 35 और 4 39 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1792। ये आ गया करनी की घाते 4 और करनी में 1792। ये इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, करनी की घाते 4 और करनी में 1792। ठीक है, ये समझ गए आप। लेकिन ऑप्शंस में आप देखिए, ऑप्शन में यहां पे दिया गया है 4 और करनी में 4 के घाते 4। यहाँ पे देखिए जितनी करनी दी गई है सभी की घात नहीं लिखी गई है, यानी कि यहाँ पे घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे घात कितनी है, 2 है। अब तो यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 4 है, तो यहाँ पे कोई मैच नहीं बैठ रहा है। आप देखिए खुद, ये देखिए 4 गुणे 4 में गुणा हो रहा है ऐसी संख्या से जिसका हम 4 बार गुणा करें। इसका मतलब क्या है, करनी की घाते 4 और करनी में 7, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आप सोचिए। तो ऐसी संख्या जिसका 4 बार गुणा किया जाए और मान 7 आ जाए, उसका मान इसके बराबर होगा। मतलब कि इसका मतलब है वो संख्या जिसका 4 बार गुणा करने पे 7 आता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ये होगी 1 दशमलव कुछ, 1 या 2 के बीच में होगी, क्योंकि 2 का 4 बार आप गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है, और 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका जो मान होगा 1 दशमलव कुछ होगा। और यहाँ जो मान है, यहाँ गुणे है 4, यानी कि ये है 4 का गुणा 1 दशमलव कुछ में, तो वैल्यू कितनी भी जाएगी तो जो है 4 से 8 के बीच में होगा। इस पूरे का मान जो होगा वह 4 से 8 के बीच में होगा। और यहां पे सोचिए इसका मान कितना होगा, इसका मान आपका हो जाएगा 4 के घाते 2, 16 गुणे 4, 16 का गुणा होगा 4 में, 16 चौक 64, इसका मान आ जाएगा। यानी कि इससे तो बड़ा ही है 4 और 8 से, और ये भी मान जो होगा ये भी बड़ा आएगा, ये भी मान बड़ा आएगा। तो ये दूसरी चीज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। या तो एक चीज हो सकता था कि ये जो 4 यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये घात लिखना चाह रहे होते, तो अगर यहीं पे ऑप्शन सी में करनी के घाते 4 1792 लिखा होता तो ये सही होता, ऑप्शन सी। लेकिन ऐसा लिखा नहीं हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। जब इसको आप बदलोगे तो इतना आएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो
आप चाहते तो डायरेक्टली भी देख सकते थे कि इसका मान जो होगा वह 4 से 8 के बीच में कुछ होगा, 6 के आसपास, और ये जो होगा इन सब का जो मान है ये बहुत अधिक है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन राशि बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि बड़ी है? देखिए सब पे जो है वह करनी लगी हुई है 2 घात की। अब करनी जब लगी होती है किसी संख्या पे, तो जैसे 2, 3, 4 फिर 5, जैसे जैसे करनी में संख्या का मान बढ़ेगा, वैसे देखिए करनी में 4 है तो इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा, और इसका 1.4 आएगा, इसका 1.7 के लगभग आता है, और इसका 2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ? जो करनी में संख्या बड़ी है उसी का मान बड़ा होगा। तो ऑप्शन डी जो हो, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, करनी में 5, इसका मान, ये राशि जो है वो सबसे बड़ी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 है, करनी 2 का मान कितना होता है? करनी में 2, करनी में 2 अगर लिखा है, करनी 2 का मान कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया करनी में 2 का जो मान होता है वो आता है 1.414। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में भी वही मान दिया है, तो ऐसे केस में आप जो पहला ऑप्शन आपको मिले वो लगा दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है ये वैल्यूज गलत दी हुई है। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। डी भी करके आएंगे तो ये भी सही रहेगा। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है, करनी √3 गुणे √2 का मान बताइए। तो यहाँ पे अगर घाते समान है तो गुणा हो जाता है और वही करनी लग जाता है। तो ये 3 गुणे 2 हो जाएगा। करनी में इसको लिख सकते हैं कितना? 1 करनी में दोनों को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और ये हो जाएगा करनी में 6। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है कहीं पे अगर n घात की करनी है और करनी में a लिखा हुआ है, और फिर n घात की करनी है और करनी में b लिखा हुआ है, तो n घात की करनी में a इंटू n घात की करनी में हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी, ए बी। ठीक, ये हो जाता है हमारा रूल। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, करनी का मान बताइए। यहाँ पे ये दिया हुआ है करनी में 4 धन करनी में 9 का मान हमको बताना है। तो करनी में 4 का मान होता है 2, करनी में 9 का मान होता है 3, 2 धन 3 5। ऑप्शन ए में दिया गया है 5, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 है, 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उसके घाते 2, और किसी संख्या के घाते 2 का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। 7 गुणे 7 यानी कि 7 सत्ते 49, वैल्यू कितनी आ गई? 49, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 169 का वर्गमूल है 169 को लिख सकते हैं 13 गुणे 13, 13 13 169 होता है, और ये अब 13 जो हो जाएगा करनी से बाहर आ जाएगा, यानी कि वर्गमूल कितना हो गया 169 का? 13। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। दो चीजों का आपस में गुणा हो रहा है और मान हमको बताना है। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए सर्वसमीका मैंने आपको पढ़ाया है टेक्नोमेट्री में। जैसे आप पढ़ते हैं बीज गणित में सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, इसी तरीके से टेक्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में यही करना होता है। आपको क्या होता है, या तो अंशों का मान रखना होता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में जो एक दूसरे में हम साइन को बदल दिया हमने कॉस में, वो कोण पे बदलते हैं, पूरा कोणों पे, और या फिर tan को हमने साइन कॉस के फॉर्म में लिख दिया, यही सब करना होता है।
तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थीटा की जगह ए दिया हुआ है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर ए, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वह 1 के बराबर होगी। अब हम साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, जो सेक होता है, सेक ए जो होता है वह बराबर होता है 1 बाई कॉस ए के। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि सेक ए जो होता है बराबर होता है 1 बाई कॉस ए के, तो सेक स्क्वायर ए बराबर किसके होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हुआ तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है यहाँ भी है, कट जाएगा, अंश में है और हर में है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 1। तो ऑप्शन बी में जो 1 दिया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। कॉट थीटा को कितना लिख सकते हैं, tan होता है साइन बाई कॉस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इंटू साइन थीटा है, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया 1 बाई कॉस थीटा। तो देखिए साइन हर में है, यहाँ अंश में है, कट जाएगा, और यहाँ कॉस हर में है और यहाँ अंश में है, कट जाएंगे आपस में, सब कट गया, मान कितना आ गया 1। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, प्रश्न संख्या 19 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है 90 अंश, 240 अंश, 270 अंश, 360 अंश। तो समांतर चतुर्भुज हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, कोई क्वाड्रिलेटरल हो, तो उसके जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है 360 अंश। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। सम चतुर्भुज कौन सा होता है, रोम्बस। आप वर्ग बनाइए और उसको तिरछा कर दीजिए, इसमें क्या होते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा टिल्ट बनता है। ठीक है, बस, और कोई इसमें वो नहीं है, भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए कोण तो बराबर होते नहीं, क्योंकि ये जो होता है ये कोण देखिए और ये कोण देखिए, ये न्यून कोण बन रहा है और ये अधिक कोण बन रहा है। ये इस तरीके से देखिए बन रहा है और ये इस तरीके से बन रहा है, दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोण तो बराबर नहीं होते हैं, समान मतलब वही हो गया। समकोण नहीं होते हैं, समकोण वर्ग में होते हैं। सम्मुख कोण आप देखेंगे तो सम्मुख कोण जो होते हैं, इसके सामने वाला ये कोण ये भी न्यून बढ़ रहा है और अधिक के सामने वाला अधिक। इस तरीके से सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21 है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब बराबर असमान समांतर। तो आयत में क्या होता है, इस तरीके से देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। और विकर्णों की बात किया जाए डायगोनल, तो ये होते हैं विकर्ण। और विकर्ण जो है आप देख रहे हैं कि कैसे कट रहे हैं विकर्ण, 90 अंश पे तो कट नहीं रहे हैं। तो एक जो हो गया लंब वाला ये गलत हो गया, और विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। हाँ, ये जो लंबाइयां हैं इनकी ये बराबर होती हैं। यहाँ पे आप कोई भी आयत बना के देखेंगे, ठीक है, कोई भी आयत आप बना के देख लो, तो वहां पे जो आपका विकर्ण बनेगा, ये भी एक आपका आयत हो गया, विकर्ण जो बनेगा वो हमेशा जो है उनकी लंबाई समान होगी। ठीक है,
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लंबाइयों के बराबर असमान दिया है, ये गलत हो जाएगा। और समांतर कैसे होंगे, एक दूसरे को काटते हैं तो समांतर होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे बराबर, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 22 है, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। अब एक युग्म जो है वो समांतर है, जैसे कि ये एक युग्म हो गया समांतर, और ये आपका हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा। ये एक युग्म जो है वो समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आयत में तो दोनों युग्म जो होते हैं समांतर होते हैं, वर्ग में भी, और सम चतुर्भुज में आप देखेंगे तो भी दोनों युग्म लगभग समांतर ही होते हैं। तो यहाँ पे एक युग्म की बात की गई है तो ये समलंब होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 23 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं, चारों लंबाइयां जो होती हैं वो समान होती हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा समान। ऑप्शन ए असमान, ये तो गलत ही होगा। दूसरा समान सही हो गया। तिरछी जो है ये भी गलत। केवल दो समान, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी समान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 24 है, 21 सही 51/169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको, इसको पहले हम भिन्न में बना लेते हैं, तो 169 का गुणा होगा। इसको लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे 169 गुणे 21 धन 51 और बटे 169। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 169 में गुणा करेंगे 21 से, तो देखिए 9 6 1, फिर 2 से गुणा करिए 8, और ये दूनी 12 1 13, और हासिल लगा 1 तो 3। अब इसके बाद देखिए 9 और ये 14, और ये 4 1 5, और ये 3। 3549 और 51 जोड़ना है, 51 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3600। 3600 बटे 169, और इसी का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का लगा दीजिए। अब देखिए 3600 का वर्गमूल, 3600 को लिख सकते हैं 60 गुणे 60, और उसको लिख सकते हैं 13 गुणे 13, हो जाएगा 60 बटे 13। और देखिए 13 चौक 52, और 52 और 8 बच जाएगा बटे 13, 4 सही 8 बटे 13। ये ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्गमूल आप निकालोगे 60 बटे 13 आएगा, और सही के रूप में कर दोगे तो 4 सही 8 बटे 13, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्या 25 है, वर्गमूल 64 का माइनस वर्गमूल 36 का, तो 8 माइनस 6 इसके बराबर होगा 2 के, 2 के बराबर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां तक आपने देख लिया प्रश्न क्या 25 तक, समझ में आ गया होगा सब कुछ, कोई डाउट होगा ही नहीं मुझे पता है। फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, कम से कम खास मित्र जो हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तैयारी मैंने पहले शुरू करा दी है आपकी, देखिए राजन सीरीज क्लास में ले चुका हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी से ही जिनका मैथ कमजोर है वो प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है। तो जरूर क्लासेस को और इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और कहीं कोई डाउट हो तो नंबर दिया गया है, कांटेक्ट करिए। ऐप डाउनलोड करिए, लिंक नीचे दिया गया है। और सभी विषय इसी तरीके से चैनल पे पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर पाए तो ऐप 4th सेमेस्टर कोर्स में जरूर एनरोल करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।